Hello everyone, welcome to English Academy. In today's video, we will do the Rhyme of the Ancient Mariner Part 6. This great poem has been written by Samuel Taylor Coleridge, a very famous poet of the Romantic movement of English literature. So Part 5 में हमने जब poem end की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि दो water spirits आ गई थी and poet कहते कि वो आपस में बातें कर रही थी. So further, the poet says, First voice, but tell me, speak again, thy soft response renewing. What makes that ship on so fast? What is the ocean doing? Now the mariner tells the wedding guests that the water spirits were talking to each other. And the first voice tells to the second one that ये शिप इतनी तेज कैसे चल रही है, ओशन ऐसा क्या कर रहा है जो कि शिप इतनी तेज चल रही है. और वो सेकेंड वॉइस को कहता है कि अपनी सॉफ्ट वॉइस में रिस्पॉन्स दो, मुझे जवाब दो. Then the second voice, still as a slave before his lord, the ocean hates no blast, his great bright eye most silently up to the moon is cast. अब यहाँ पर वो जो सेकेंड वॉइस है वो जवाब देती है, वो कहती है कि जिस तरह से एक स्लेव अपने लॉर्ड के सामने सर झुका के खड़ा रहता है और उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, इसी तरह ओशन मून की साथ एक स्लेव की तरह बिहेव कर रहा है. ओशन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खुला डुला है और वो कुछ नहीं कह सकता, वहां पे कोई हवा नहीं चल रही, लेकिन जो मून की बहुत बड़ी आंख है वो इस ओशन को देख रही है, पूरे विस्तार से देख रही है और वो ही इंस्ट्रक्ट कर रही है इस ओशन को. तो जिस तरह से मून एक लॉर्ड की तरह इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसी तरह से ओशन एक स्लेव की तरह उसके ऑर्डर्स को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है. Then in the next stanza, the poet says, For if he may know which way to go, for she guides him smooth or grim, see, brother, see how graciously she looketh down on him. So here further, the second voice says that if he may know which way to go, means कि ओशन को नहीं पता किस तरफ जाना है, ये मून ही है जो कि उसे गाइड करता है, या तो स्मूथ होने के लिए या तो ग्रिम होने के लिए. मीन्स ओशन में बहुत ज्यादा लहरें चलती हैं या फिर ओशन बिल्कुल शांत हो जाता है, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मून ही उसे देता है. और हमें पता है साइंटिफिकली भी कि मून की ही फेजेस से ही हमारे जो सी में टाइड्स बनती हैं. सी ब्रदर सी हाउ ग्रेशियसली शी लुकड डाउन ऑन हिम. तो यहाँ पर सेकेंड वॉइस फर्स्ट वॉइस को ब्रदर कह के कहती है कि देखो देखो चंद्रमा कितने अच्छे से, कितनी ग्रेशियसली इस ओशन को देख रहा है. In the next stanza, first voice, but why drives on that ship so fast without or wave or wind? So he says कि ये शिप इतनी तेजी से क्यों चलती जा रही है, क्योंकि ना तो कोई पानी में लहर है, ना ही कोई तेज हवा चल रही है, तो फिर ये शिप इतनी तेज क्यों चल रही है. Then in the next stanza, the second voice replies, the air is cut away before and closes from behind. सो यहाँ पे वो उसे बताता है कि शिप इतनी तेजी से क्यों चल रही है. वो कहता है कि शिप का जो आगे का हिस्सा है वो हवा में से जब क्रॉस करता है तो वो अपने पीछे एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है और वही हवा का वैक्यूम शिप को आगे पुश कर रहा है. फिर फर्दर पोइट कहते हैं, फ्लाई ब्रदर फ्लाई मोर हाई और वी शैल बी बिलेटेड, फॉर स्लो एंड स्लो दैट शिप विल गो व्हेन द मैरिनर्स ट्रांस इज अबेटेड. Trance means उसकी look and abated means to become less intense, means वो जब कम हो जाएगी. तो यहाँ पे फर्दर सेकेंड वॉइस कहती है कि इट इज गुड दैट द शिप इज गोइंग फास्ट, अदरवाइज वी विल गेट लेट. क्योंकि जब मैरिनर का जो ट्रांस है वो अभी जिस ट्रांस में है, वो बेहोशी की हालत में है, जब वो खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, ये स्पेल टूट जाएगा और शिप की स्पीड स्लो हो जाएगी. तो अभी अच्छा है अगर हम तेज जा रहे हैं, हम लेट नहीं होंगे. I woke and we were sailing on as in a gentle weather. It was night, calm night, the moon was high, the dead men stood together. So here I is the mariner and he says that अब मुझे होश आ गया था. He regains conscience and he says that हम लोग सेल कर रहे थे, बहुत ही जेंटल वेदर था, रात का समय था, रात बहुत शांत थी और चंद्रमा आसमान में चमक रहा था और जितने भी डेड क्रू मेंबर्स थे वो आपस में इकट्ठे होकर खड़े हुए थे.
All stood together on the deck for a charnel dungeon fitter, all fixed on me their stony eyes that in the moon did glitter. Now, charnel dungeon is an underground cell where the bones of the dead are kept. So he says that the dead bodies of the crew members looked like a अंडरग्राउंड सेल जहां पर बोन्स को रखा जाता है, डेड लोगों की बोन्स को रखा जाता है, क्योंकि वो सभी स्केलेटन्स थे. तो वो जब इकट्ठे होके ऐसे खड़े हुए थे तो ऐसे लग रहा था कि कोई चार्नल डंजन फिटर है जहां पर इतनी सारी बोन्स पड़ी हुई हैं डेड की, और वो सब अपनी पथरीली आंखों के साथ इस मैरिनर को घूर रहे थे और उनकी आंखें चांद की चांदनी में चमक रही थी. Then further the poet says, the pang, the curse with which they died had never passed away. I could not draw my eyes from theirs, nor turn them up to pray. Pang means the great intense pain, and curse means आप जब किसी को कर्स कर देते हैं, किसी ने श्राप दे देते हैं. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो जो दर्द था, वो जो श्राप उन्होंने मुझे दिया था, जिसकी वजह से वो मरे थे, वो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ था. और वो कहते हैं कि ना तो मैं अपनी आंखें उनसे हटा सका और ना ही मैं उन्हें ये कह सका कि तुम ऊपर भगवान से प्रे करो कि तुम्हें शांति मिले, ना ही मैं प्रे कर पाया. तो वो दोनों पार्टीज एक दूसरे को घूर रहे थे. Then the poet says, and now this spell was snapped once more. I viewed the ocean green and looked far forth, yet little saw of what had else been seen. Snapped here means broken. So the mariner says कि अब वो स्पेल टूट गया था, अब मुझे वापस से होश आ गया था. तो मैंने क्या देखा कि समुंदर बहुत ही हरा हरा दिखाई दे रहा है, और जब मैंने आगे दूर तक देखा तो मुझे सब कुछ बहुत ही फेमिलियर दिख रहा था. येट लिटिल सॉ ऑफ व्हाट हैड एल्स बीन सीन मीन्स कि मुझे कुछ इतना नया नहीं दिखा, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था. Like one that on a lonesome road doth walk in fear and dread, and having once turned round walks on, and turns no more his head, because he knows a frightful fiend doth close behind him tread. Fiend means an enemy and tread means to walk, and doth means does. सो इसे जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि खाली सुनसान सड़क पे चलता जा रहा होता है और वो डर से भरा हुआ होता है, और डर की वजह से वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि शायद कोई दुश्मन उसका पीछा कर रहा है, तो इसलिए वो शो नहीं करना चाहता कि उसे पता है, और उसे बस ये होता है कि मैं जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊं. तो यहाँ पे मैरिनर कह रहा है कि मेरी भी हालत ऐसी ही थी. बट सून देयर ब्रेथ अ विंड ऑन मी, नॉर साउंड नॉर मोशन मेड. Its path was not upon the sea in ripple or in shade. So यहाँ पे मैरिनर कहता है कि अचानक से मेरे ऊपर हवा चलने लग गई. हवा की कोई आवाज नहीं थी, ना ही हवा चलने के मोशन दिखाई दे रही थी. मीन्स समुंदर में कोई लहरें नहीं थी, लेकिन वो हवा सिर्फ मेरे ऊपर मुझे फील हो रही थी. Further he says, it raised my hair, it fanned my cheek like a meadow gale of spring. It mingled strangely with my fears, yet it felt like a welcoming. तो कहता है कि इतनी अच्छी हवा चल रही थी, उससे मेरे बाल उड़ने लग गए और मेरे गालों को भी वो हवा फील हो रही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्प्रिंग के मौसम में किसी बड़े खुले से मेडो में मैदान में पहुंच गया हूं. और मेरा जो डर है वो भी कम होने लग गया था, क्योंकि मुझे ये हवा बहुत अच्छी लग रही थी. Then he says, swiftly, swiftly flew the ship, yet she sailed softly too. Sweetly, sweetly blew the breeze on me, alone it blew. So he says that हमारी शिप बहुत ही तेजी तेजी से सेल करती जा रही थी, और साथ ही साथ वो सॉफ्टली भी चल रही थी, और ये जो हवा है मीठी मीठी हवा चल रही थी, और सिर्फ मुझ पर ही ये हवा पड़ रही थी. Oh, dream of joy, is this indeed the lighthouse top I see? Is this the hill? Is this the kirk? Is this mine own country? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अरे वाह, मैं तो खुशियों से भर गया जब मैंने देखा कि लाइट हाउस दिखाई दे रहा है, वही हिल दिखाई दे रही है, वही कर्क दिखाई दे रहा है. मैं वापस अपने देश पहुंच गया. हमारे मैरिनर उसी जगह पहुंच जाते जहां से उनकी शिप ने सेल करना स्टार्ट किया था. वही लाइट हाउस, वही हिल, वही कर्क उन्हें दिखाई देता है. वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं.
We drifted over the harbor bar, and I with sobs did pray, Oh, let me be awake, my God, or let me sleep away. तो कहते कि ड्रिफ्ट करते करते हम हार्बर तक पहुंच गए. हार्बर इज द लैंड adjoining the sea. और मैं रो रो के प्रे कर रहा था और भगवान को थैंक्स कर रहा था. और मुझे ऐसे लग रहा था, मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए. मैं इस चीज की प्रे कर रहा था. The harbor bay was clear as glass, so smoothly it was strewn, and on the bay the moonlight lay and the shadow of the moon. Strewn means to lay open. तो कहता है कि बहुत ही खुला डुला सा हार्बर का एरिया था जो कि ग्लास की तरह एकदम साफ था. और उसके ऊपर सारा जो पानी है नीचे उसकी सरफेस दिखाई दे रही थी, वो इतना क्लियर था. और बे पर जो मूनलाइट है वो पड़ रही थी और चांद की शैडो भी पानी में दिखाई दे रही थी. Then he says, The rock shone bright, the kirk no less, that stands above the rock, the moonlight steeped in silentness, the steady weathercock. So यहाँ पे वो उस सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. वो कहते हैं कि चांद की चांदनी में पत्थर भी चमक रहे थे और जो कर्क है वो भी चमक रही थी जो कि इस पत्थर के ऊपर थी. मूनलाइट साइलेंटनेस में स्टीप कर रही थी, मीन्स आसपास सारी चांदनी फैली हुई थी और आसमान और जो मौसम है वो भी बहुत स्टेडी था, बहुत शांत था. एंड द बे वॉज वाइट विथ साइलेंट लाइट टिल राइजिंग फ्रॉम द सेम. Full many shapes that shadows were in crimson colors came. Crimson means shades of red. So here he says that the bay was white and वहां पे बिल्कुल साइलेंस था. वाइट क्यों थी वो? चांद की जो लाइट है, चांदनी फैली हुई थी तो उसमें वो चमक कर वाइट दिख रही थी. टिल राइजिंग फ्रॉम द सेम. तो ये जो वाइट लाइट है ये बे से झलक कर ऊपर को भी फैल रही थी. एंड देन ही सेज के वो जो परछाइयां हैं वो लाल के अलग अलग रंगों में दिख रही थी. A little distance from the prow those crimson shadows were. I turned my eyes upon the deck. Oh Christ, what saw I there? शिप के प्राव से कुछ दूरी पर मुझे और क्रिम्सन कलर की परछाइयां दिखाई दी और जब मैंने डेक की तरफ देखा तो हे भगवान, ये मैंने क्या देखा. इस तरह से एक्सक्लेमेशन करके मैरिनर हमें बता रहे हैं कि उन्होंने शिप के प्राव के पास क्या देखा. लाल रंग की परछाई किसकी थी? Each course lay flat, lifeless and flat, and by the holy rood a man all light, a seraph man on every course there stood. Seraph man is a kind of angel जो भगवान के मसीहा होते हैं. And corpse is a dead body. So here he says that all the dead bodies of the dead mariners were lying flat on the deck of the ship. एंड उनके आसपास उन्होंने क्या देखा? वो जो लाल रंग की क्रिम्सन के शेड्स की परछाइयां थी वो थे एंजल्स जो कि इन डेड बॉडीज के आसपास हवा में खड़े हुए थे. तो वो उनको अपने साथ ले जाने के लिए आए थे. तो फाइनली इन डेड मैरिनर्स को मुक्ति मिल रही थी. This seraph band each waved his hand. It was a heavenly sight. They stood as signals to the land, each one a lovely light. तो ये जो एंजल्स थे जिन्होंने सेरफ बैंड्स पहने हुए थे वो अपने हैंड्स को हवा में वेव कर रहे थे और देखने में ये नज़ारा बहुत ही हेवनली था, बहुत ही अच्छा था और वो सिग्नल दे रहे थे और उनका सिग्नल, हर एक सिग्नल देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था. This seraph band each waved his hand, no voice did they impart, no voice, but oh, the silence sank like music on my heart. So ये जो सेरफ बैंड है, ये जो होली सोल्स हैं, ये अपने हाथों को वेव कर रहे थे. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा. आसपास बिल्कुल साइलेंस था, लेकिन वो साइलेंस भी हमारे मैरिनर को एक म्यूजिक की तरह लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो ऐसा कहता है. Then he says, but soon I heard the dash of oars, I heard the pilot's cheer. My head was turned perforce away and I saw a boat appear. Perforce means with force, जबरदस्ती. तो कहता है कि जैसे ही मैंने आवाज सुनी ओर्स की, ओर्स क्या होते हैं? ये जो चप्पे होते हैं जिससे पानी को हम चलाते हैं. तो जैसे ही मैंने ओर्स की आवाज सुनी और मुझे पायलट की आवाज सुनाई दी, वो चीयर कर रहा था, वो खुश हो रहा था
तो हमारे मैरिनर ने अपना सिर उस आवाज की तरफ घुमाया और उसने देखा कि वहां सामने एक बोट भी उनकी तरफ आ रही है. The pilot and the pilot's boy, I heard them coming fast. Dear Lord in heaven, it was a joy. The dead men could not blast. Now here the dead men could not blast means जो dead men की जो dead bodies थी वो भी हमारे मैरिनर की खुशी को कम नहीं कर पा रही थी. तो कहते हैं कि जैसे ही मैंने देखा कि बोट में पायलट है और उसका लड़का है और वो हमारी तरफ आ रहे थे, तो मैं बहुत खुश हुआ. मैंने भगवान को थैंक्स किया और वो जो डेड मैन की बॉडीज हैं वो भी मेरी इस खुशी को कम नहीं कर पा रहे थे. I saw a third, I heard his voice. It is the hermit good. He singeth loud his godly hymns that he makes in the wood. He'll shrivel my soul, he'll wash away the albatross blood. Now here he says that boat में एक थर्ड मैन भी था, वो था hermit. Hermit क्या हुआ? Saint. सो हमारे मैरिनर को लगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हर्मिट भी आया है और वो गॉडली हिम्स यानी कि भगवान की प्रेज में गाने गा रहा था, कोई मंत्र जाप कर रहा था और वो ये गाने वुड्स में यानी कि जब वो जंगल में अकेला रहता है तो वहां पर वो ये हिम्स बनाता है. और मैरिनर को लगा कि वो मेरे सोल को श्रीव करेगा, उसे साफ करेगा उस पाप से जो कि उसने कर दिया था एल्बेट्रॉस बर्ड को मार के. तो मैरिनर को लगता है कि चलो अच्छा ये हर्मिट आया है, यही मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिलाएगा और जो गलतियां मैंने की हैं उन्हें खत्म करेगा. सो इसके साथ हमने पोएम तो पढ़ ली है. अब चलिए इसके पोएटिक डिवाइसेस फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं. तो इस पोएम में भी वेरिंग राइम स्कीम्स यूज हुई हैं. कई स्टैंजास 4 लाइन्स के हैं, कई 5 के भी हैं, 6 के भी हैं. तो उसमें राइम स्कीम्स आपको देखनी पड़ेंगी सभी लास्ट वर्ड्स में क्या क्या राइम प्रोड्यूस हो रहा है. अब यहाँ पे हमें एनाफोरा देखने को मिल रहा है. थर्ड और फोर्थ लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है. दिस इज द डिवाइस ऑफ एनाफोरा व्हेन कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट विद द सेम वर्ड. Now here we get to see a simile also. The ocean is like a slave and the moon is like a lord. So यहाँ पे इस तरह का comparison हुआ है. Now here we can see that the moon has been personified. जब moon को she कहा गया है, she guides him, she looketh down on him. So we can say that moon has been personified. Here we see alliteration. Alliteration is when the same consonant sound is repeated at the start of two or more consecutive words. Without, wave, wind. All these three words are starting with the verb sound. अब यहाँ पर पहली लाइन में हमें consonants देखने को मिलती है. Consonants is the device when a consonant sound is prominent in the entire line. यहाँ पे देखिए woke, we were sailing on as in a gentle weather. So the verb sound is very prominent in this line. इसी तरह से अगर आपको कोई भी consonant sound बहुत prominent लगता है, that is the device of consonants. Now here we see alliteration, far, forth. First sound is repeating. Here we get to see simile. So the mariner is comparing himself to a person who is walking alone on a road. So he says like one that on a lonesome road does walk in fear and dread. तो मैं भी इसी तरह से था, मैं भी ऐसे ही डरा हुआ था. और फिर यहाँ पर हमें alliteration भी दिखती है. Frightful fiend, first sound is repeating at the start. Now here again simile has been used, like a meadow gale of spring. So the wind, the breeze that was blowing has been compared to a meadow gale of spring. यहाँ पे फिर से alliteration use हुआ है, sailed softly. Then here we get to see the use of poetic license. The poet has changed the spellings of country ताकि वो C के साथ rhyme करे. So this is a poetic license. और फिर यहाँ पर लाइन 3 and 4 में एनाफोरा भी यूज हो रहा है, सेम वर्ड से शुरू हो रहे हैं. Here we get to see another simile. Harbor Bay was clear as glass. So here Harbor Bay has been compared to glass. वो इतना क्लियर था. यहाँ पे एनाफोरा यूज हो रहा है. Here also anaphora has been used. यहाँ पे alliteration है, crimson colors came, k sound. This is the device of allusion, the reference to any historical or famous person, place or event. यहाँ पे Christ refers to Jesus Christ. So this is allusion. यहाँ पे again alliteration है, lovely light, l sound. Here we get to see anaphora. Both these lines are starting with the same words.
Silence sank. Sir sound is repeating. This is alliteration. Like music on my heart. So this silence has been compared to music. This is a simile. So with this we come to an end of this video. यहाँ पे हमने The Rhyme of the Ancient Mariner Part 6 को डिस्कस किया. अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कोई सजेशंस है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं. Thank you for watching the video.